सभी को जय जिनेन्द्र देव की। कवि कहता है कि जवानी में इश्क होना लाजमी है। जवानी में इश्क होना लाजमी है, पर ये इश्क यदि भूख से हो जाए तो दिल दिल टूटने पर जख्म नहीं, कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। उड़ना उड़ान तो भरना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम ही सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और निश्चित तौर पर आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देती। यानी कि भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर है। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल लोकवास्तु.com में, और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर प्रदीप जैन। आज का जो विषय है विद्यार्थी के ऊपर है। यह मेरा सबसे रोचक विषय रहा, क्योंकि मेरा जो पीएचडी का सब्जेक्ट रहा वह भी वास्तु और विद्यार्थी ही था। मेरा यह मानना है कि जो व्यक्ति आज पढ़ रहा है, चाहे वे किसी भी प्रकार की पुस्तक पढ़ रहा हो, धार्मिक, आध्यात्मिक, या अपने स्कूल कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा है, वह सभी विद्यार्थी हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को विद्यार्थी मानता है, वह पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता है। विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 80 साल का हो। हमेशा मेरा यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को विद्यार्थी ही बने रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सीखने से मिलता है, प्रैक्टिस करने से मिलता है, और ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है या ऐसी चीज है जो हमारे साथ 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 चलती है। यानी कि हमारे कर्म ज्ञान ही बनाते हैं, और हमारी आत्मा के साथ जो जाता है वो हमारा ज्ञान ही जाता है। यही कारण है, कई बार आप सुनते हैं कि एक छोटे बच्चे ने रामायण पूरी याद कर ली या पढ़ के बता दी, किसी बच्चे को पूरे देश के राजधानी याद है, यानी कि गूगल से भी ज्यादा उसका दिमाग है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ज्ञान की प्राप्ति की, वह ज्ञान हमने अपनी आत्मा के अंदर रमा लिया, और वह ज्ञान हमारे साथ जाता है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 10th 12th और जो भी हायर स्टडीज के एग्जाम्स हैं नियर आ रहे हैं। फरवरी स्टार्ट हो गया है, और फरवरी के एंड से सभी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो मैंने अध्ययन किया वो ये निकला कि बच्चे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं, बच्चों के मन में एक अजीब सा डर बनने लग जाता है, एक भय बनने लग जाता है कि क्या होगा। और वह डर उसको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करने लग जाता है, और इसके कारण उनके माता पिता भी इन दिनों में डर के साए में रहने शुरू हो जाते हैं। मैंने कई बच्चों पर इस पर अध्ययन किया, तो मैंने ये देखा कि ये डर इतना अधिक या इतनी उच्च स्थिति पर पहुंच जाता है कि डिप्रेशन का भी रूप धारण कर लेता है। तो आज हमें ये समझना है कि हम इस डर को अपने दिमाग से, अपने मन से कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि यह सब हमारे हाथ में है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं।
अभी भी आपके हाथ में 1 महीना है एग्जाम का मिनिमम, उसके बाद तो और आपको समय ज्यादा मिल रहा है। ये 1 महीना ये समझ लिए, आप यदि सही ढंग से इसका यूज कर लें तो आप अपनी क्लास को टॉप भी कर सकते हैं। यानी कि यह जो विश्वास है, यह हमें अपने आप को दिलाना होगा कि हम आई एम द टॉपर, आई एम द टॉपर, आई एम द टॉपर। तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि आपको टॉप पर जाने से रोक दे। इसके लिए बच्चे को भी मेहनत करनी होगी और उनके माँ बाप को भी मेहनत करनी होगी, और उनके साथ में उनके जो टीचर्स हैं, उनके गुरु हैं, उनको भी मेहनत करनी। यदि ये 3 कड़ियां आपस में जुड़ जाएं तो हम अपनी मन चाही इच्छाओं को, यानी कि मन चाहे रिजल्ट को बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ सिस्टम बनाना होगा। सबसे पहले हमें जिस भी स्टैंडर्ड के अंदर हम हैं, हमें सबसे पहले एक अपने सामने एक टारगेट बिठाना है कि हमारा एक्चुअल टारगेट क्या है, हमें कितने % मार्क्स पर जाना है। सबसे पहले हमें टारगेट बिठाना, क्योंकि जब तक हमारे सामने यदि कोई टारगेट नहीं है और हम बिना टारगेट के ही आगे चल रहे हैं, तो हमें यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है, तो हम कैसे उस तक पहुंच पाएंगे। यानी कि रितिका जी प्लीज इसको म्यूट कर लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एक टारगेट बनाना है कि मेरा ये टारगेट है, यानी कि मुझे क्लास के अंदर टॉप आना है। अब इस टारगेट को जब मैंने बना लिया, तो ये वाला जो टारगेट है, जो वर्ड है, आप यानी कि मैं उन बच्चों से कहना चाहूँ जो पढ़ रहे हैं कि जहां पे भी आपकी स्टडी टेबल है, वहां पे एक पेपर के ऊपर अपना टारगेट लिख लें और अपने सामने बिल्कुल पेस्ट कर लें। यानी कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब सुबह उठकर आप पढ़ेंगे या रात को सोएंगे या दोपहर में जब भी पढ़ेंगे, तो टारगेट आपके सामने बार बार आना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा माइंड है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके अंदर 2 मेन है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह टीच करना है और उसको विश्वास दिलाना है कि मैं ही टॉपर हूं, मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर इतने % मार्क्स लाने हैं। लाने चाहिए नहीं, लाने हैं। यानी कि हमें अपने आप को स्ट्रोंगली कहना है कि मैं यह अचीव कर सकता हूं और करके ही रहूंगा। और जब ये चीज आप बार बार रिपीटेशन में लाएंगे, बार बार इसको देखेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास होने लगे। क्योंकि आपने कोई चीज एक बार बोली तो आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ी देर में कहता है नहीं, दूसरा काम, ये मेरे बस की नहीं। फिर आपने कहा कि नहीं आई एम द टॉपर, फिर कहता है नहीं तेरे बस की। फिर आपने कहा आई एम द टॉपर, फिर वो कहता है तेरे बस की नहीं है, तू बैठ। फिर आपने कहा आई एम द टॉपर। जब आप बार 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 अपने लक्ष्य को अपने सामने पढ़ रहे हैं, तो एक एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सबकॉन्शियस माइंड ये कहना शुरू कर देगा, हाँ कुछ कुछ संभावना है। जिस दिन कुछ वर्ड आ गया, तो उसके बाद अधिक आएगा, अधिक आएगा, और आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कहेगा कि हाँ तेरे अंदर पावर है
और तू ये करके ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना है और उसके लिए हमें स्ट्रोंगली इसको करना है, यानी कि अपना टारगेट बनाएं और अपनी जहां पे भी आप स्टडी करते हैं वहां पर साफ साफ लिख दें। सबसे पहला काम है। दूसरा, एक टाइम टेबल बनाएं। मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि दिल्ली के अंदर मेरी स्टूडेंट से बात हुई, उसने कहा जी 25-26 के फरवरी के आसपास हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आज से केवल 25 दिन बाकी है। 1-2 दिन आप रेस्ट का मान लो, मुझे केवल आपके 21 दिन चाहिए। यदि आपने मेरे तरीके से 21 दिन स्टडी कर ली तो मैं मान के चलता हूं 100% अचीवमेंट आपके कदमों में है। मेरे फादर हमसे कहा करते थे कि बेटा, जो हमारी स्टडी है आज के समय में, यदि हम हायर स्टडी को साथ में लेकर चले तो 24 या 5 की एज तक हम हायर स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जॉब पे सर्विस पर जाते हैं। और एक बच्चा जो तैयार होता है मोटा मोटा 12-13 साल में समझने लग जाता है कि अब मुझे किस रास्ते पर चलना है या मेरा टारगेट क्या है। यानी कि आपके पास कितना समय मिलता है, केवल 12 से 13 वर्ष। उन्होंने एक चीज मुझे बताई जो मैंने आज तक अपने पास रखी है कि ये जो 12-13 वर्ष हैं ये आपके जीवन की नींव है। एक व्यक्ति की एवरेज लाइफ 80 इयर्स की है, उसमें से यदि हम 25 इयर्स हटा दें तो कितने बचते हैं, 55 इयर्स। यानी कि यदि हम कंपैरिजन करें कि 25 साल तक आप एजुकेशन लेते हैं, यानी कि 12 साल जो आपके हाथ में है, उससे पहले तो हम खेल खेल में निकाल देते हैं, यानी कि 12 साल का कंपैरिजन 55 के साल के साथ, 55 इयर्स के साथ। यानी कि यदि मैं 12 इयर्स एक ईमानदारी से, एक मन लगाकर, एक दृढ़ निश्चय के साथ और एक विश्वास के साथ ये मैं स्टडी कर लूं तो जो आने वाले मेरे 55 इयर्स हैं वो मेरे मौज मस्ती की इयर्स रहेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही हमें सब कुछ देती है। और यदि इन 12 इयर्स के अंदर मैंने मौज मस्ती कर ली, यानी कि अपनी स्टडी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मार्क्स आए तो आए नहीं तो नहीं, तो वो जो 55 इयर्स हैं वो मेरे लिए तकलीफ नुमा हो जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसकी जो कैप्चरिंग पावर है बहुत ज्यादा होती है, वो किसी भी चीज को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी अडॉप्ट करने की कैप्चरिंग पावर भी कम होने लग जाती है। तो उन्होंने सिर्फ एक चीज बताई, या तो 12 साल या 55 साल, चॉइस आपके हाथ में। और इसी पर मैंने अपने जीवन को भी देखा है। और मैं अपने जीवन की यदि सच्चाई बताऊं तो मैं बिल्कुल पढ़ाई के अंदर जीरो था, मतलब नॉर्मल। हमें कब अकल आई, जब हमने एक जिद करी कि हमें साइकिल चाहिए, तो हमारे फादर ने कहा बेटा 10th के एग्जाम है, आप फर्स्ट डिवीजन ले आओ, साइकिल आपकी। और हमारे सामने साइकिल ही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हम जब दूसरों को देखते तो हमें लगता था कि हमारे पास भी साइकिल होनी चाहिए। और उस साइकिल को पाने के लिए मैंने 10th में मेहनत की और मेरे 67.6% मार्क्स आए। उसके अंदर हम बहुत खुश थे कि उस समय यदि फर्स्ट डिवीजन आती थी, उस समय परसेंटेज का मतलब होता है वहां पे डिवीजन का मीनिंग था, यदि फर्स्ट डिवीजन आ गई तो आप बहुत अच्छे हैं। और हमें साइकिल मिली। लेकिन साइकिल मिलने के बाद मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी, मैं हवा में आ गया। क्योंकि उस समय 10th के बाद कॉलेज में जाया करते थे, आजकल तो 11th 12th भी स्कूल में, लेकिन उसमें कॉलेज में जाते थे।
मैं कॉलेज में गया, हवा के अंदर आया, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल गुल, हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और उसका ये रिजल्ट निकला कि 11th क्लास हमें ड्रॉप करनी पड़ी, यानी कि मार्क्स आए 0। परिवार वालों ने बहुत डांटा, रिश्तेदार वालों ने, आस पड़ोस में, मतलब ये हो गया था कि वहां से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। और उस समय माँ बाप समझाते नहीं थे, पीटते थे और पिटाई भी अजीब होती थी। चप्पल उठाई, दे दबादब दे, जब तक उनको तसल्ली नहीं होती तो जब तक पीटते थे। और हमारी मदर तो चप्पल उठा के सीधा मुंह में दे देती थी और पिटाई भी करती थी अलग। वो दिन हमने देखे। 11th हमने किसी तरह पास कर ली, 11th में भी हम नॉर्मल रहे। लेकिन जब मैं इस परिस्थिति में से निकला तो मेरे मन में एक अलग से विचार आए कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने, जब मेरी 12th स्टार्ट की तो अपना एक टारगेट बनाया कि अब की बार मुझे 12th टॉप करनी है। मैंने ये चीज अपने दोस्तों को बताई तो मेरे दोस्त हंसने लगे। 11th में फेल हो गया है, अब की बार अपने मार्क्स देख ले और तू कह रहा है 12th में टॉप करेगा, तेरे बस की कुछ नहीं। लेकिन मन में ठान ली थी कि कुछ करना है। लेकिन मुझे भी नहीं पता था होगा क्या, लेकिन मन में ठान ली थी। मैंने क्या करा, एक कमरा ढूंढा कि मैं किस कमरे के अंदर पढ़ाई कर सकता हूँ। बिल्कुल शांत कमरा था, उसमें वही मैंने एक टारगेट बनाया और मैंने वहां पे जो सबसे पहला काम किया वो किया कि टाइम टेबल बना। मेरा कोई गाइड नहीं था, मेरे मदर फादर और मेरे टीचर उस समय, जैसे आजकल क्या है, आपके पर्सन्स मिल जाते हैं जो आपको गाइड करते हैं, मेंटर भी मिल जाते हैं, गाइडर भी, पहले ऐसा नहीं था। तो मैंने जो उसके अंदर काम किया वो ये सबसे पहले किया कि मैंने अपना टाइम टेबल बनाया कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे पहला सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने बजे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज से मैं कितने बजे वापस आऊंगा, उसके बाद मुझे किस किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। यानी कि मैंने सुबह से लेकर रात तक का एक पूरा पूरा टाइम टेबल बनाया और उस पर मैं बिल्कुल दृढ़ रहा। और मैंने अपने दोस्तों को भी उस साल के लिए छोड़ दिया था। लड़के कहते थे कहाँ जा रहा है, मुझे कहीं जाना है, घर पे है, क्योंकि मुझे पता है यदि मैंने स्टडी का नाम लिया तो वही लड़के मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए कहता था कि घर जाना है। कोई ना कोई बहाना बना के मैं सीधा अपने घर आने लग गया और मैंने अपना जो टाइम टेबल बनाया था उसके हिसाब से काम करना शुरू किया। और आप ये सुनकर आश्चर्यचकित रहेंगे कि मैंने उस साल 12th के अंदर 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन ली और एक सब्जेक्ट में अपने कॉलेज को भी टॉप किया। और जब मेरे रिजल्ट आए और जब मैंने देखा तो मेरे अंदर कितनी खुशी हुई होगी, आप ये जान सकते हो। जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे, मेरे क्लासमेट थे, वो भी हैरान रह गए कि इसने क्या किया ऐसे। लेकिन मुझे पता था कि मैंने सही ढंग से मेहनत की। वही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ से शेयर कर रहा हूं कि आप चाहे किसी भी लेवल पे हैं, यदि आपने मन के अंदर कुछ ठान लिया तो वह अचीवमेंट आपकी ही है। और यही कारण रहा कि मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूं। अपनी लाइफ में मैंने बहुत अप्स डाउन देखे। तो सबसे पहले प्रत्येक स्टूडेंट को हमें अपना एक टारगेट बनाना है और टारगेट बना के अपने सामने ही चिपका दे। दूसरा, जो मैंने बच्चों पर स्टडी की तो मैंने सबसे ज्यादा ये देखा कि जो आज का स्टूडेंट है लेट नाइट तक पढ़ना चाहता है। वो कहता है डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। नाइट में क्या है, डिस्टरबेंस नहीं होती, हमारी कैप्चरिंग पावर बढ़ जाती है। बच्चे क्या है 10 बजे पढ़ना शुरू करते हैं और रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं। तो मैंने यहां पर स्टडी की कि क्या ये सही है या हम गलत रास्ते पर हैं या हमारी मेंटलिटी गलत।
तो मैंने ये चीज पाई कि रात के 4 घंटे, यानी कि हम 10 बजे शुरू करते हैं, 2 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। अब पढ़ाई भी कैसे होती है कि साथ में चाय कॉफी का पूरा इंतजाम रखते हैं। जब भी नींद लगी चाय पी, जब भी नींद आने लगी कॉफी पी, यानी कि हम अपने आप को जगा कर रखते हैं। दूसरे बच्चे मुझे वो मिले जो रात को टाइम पर सोते थे, यानी कि 10-11 बजे सो गए, लेकिन सुबह 4 बजे के आसपास वो उठ जाते थे और वो 6 बजे तक पढ़ते थे। तो मैंने जब इन दोनों बच्चों का कंपैरिजन किया तो मुझे ये समझ में आया, ये निष्कर्ष निकला कि जो बच्चे सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ते थे, उनकी कैप्चरिंग पावर जो रात को 4 घंटे पढ़ते थे, उसकी कैप्चरिंग पावर से ज्यादा निकली। यानी कि जो सब्जेक्ट हमने 4 घंटे पढ़ा, हम उसको उतना याद नहीं कर पाए जितना सुबह के 2 घंटे में हम याद कर। उसका जो मुख्य कारण क्या निकला, उसका ये था कि जब हमें रात को नींद आती है तो हमारी बॉडी जो है हमारा साथ देना कहीं ना कहीं बंद कर, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करते हैं। वहां पर चाय कॉफी पी पीकर हम अपने को जगाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन हम उसको जबरदस्ती जगा रहे हैं, नहीं तू काम कर, नहीं तू काम कर, नहीं तू काम कर। तो उसकी जो कैप्चरिंग परसेंटेज है वो धीरे धीरे डाउन होने से हो जाता है। हमें लगता है कि हम रात को बहुत बढ़िया है, बहुत हम पढ़ रहे हैं, और सुबह का जो टाइम होता है, जब सूर्य राइज होता है, जो सन राइज होता है, तो उससे 2 घड़ी यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे पहले उसकी सन की जो रेज होती हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ठंडी किरणें होते हैं, विटामिन जिसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, ठंडक जिसके अंदर जाते हैं, वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं। और उस समय हमारी नींद भी खुली होती है, हमारा माइंड हमारी बॉडी कंपैटिबल होते हैं, और हम जो याद करते हैं, जब सारी चीज कंपैटिबल हो जाती है तो जो हम पढ़ाई करते हैं वहां पर कैप्चरिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं यहाँ पर उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, केवल 21 डेज आप मुझे दे दिए, केवल 21 डेज। रात को 10 बजे से 11 बजे तक जब भी आपको पहली झपकी आए तुरंत सो जाओ। 4 बजे का अलार्म लगाओ। सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह कहकर सोना है कि मुझे 4 बजे उठना ही है। एक होता उठना है, एक होता उठना ही है, यानी कि मस्ट है, मुझे 5 बजे उठना ही है, यानी कि अपना बिस्तर छोड़ देना। और ये रिपीटेशन आप उंगली में काउंट करते हुए 27 टाइम्स आपको पढ़नी चाहिए कि मुझे सुबह 4 बजे उठना ही है, मुझे सुबह 4 बजे उठना ही है। बस ये वाली एक तरह की आप जाप समझ लें, 27 टाइम्स आप कहते कहते अपनी निद्रा में चले। शुरू शुरू में अलार्म लगाएं, कठिनाई हो सकती है क्योंकि आपकी बॉडी को जो आदत पड़ रही है उसको थोड़ा सा चेंज होने में समय लगे। एक बार हो सकता है आपको तकलीफ हो, 2 बार तकलीफ हो, 3 बार तकलीफ हो, लेकिन 4th डे में आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करें। लेकिन आपको उठना ही है, बिस्तर छोड़ना ही है, फर्स्ट डे से। आपने बिस्तर छोड़ दिया, अपनी स्टडी टेबल पर आ गए। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बिस्तर पर बैठे बैठे नहीं पढ़ना, अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ना। यदि आपको नींद आ रही है तो खड़े होकर पढ़ाई करो, लेकिन
आपको बिस्तर छोड़ देना। अब यहां पर पढ़ने के दो तरीके हैं। अक्सर जो मेरे पास आज भी काफी फोन आए और मेल्स भी रहे, व्हाट्सएप भी रहे, कि बच्चों की यही शिकायत रहती है कि हम पढ़ते बहुत हैं, याद भी होता है, लेकिन एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन उसको रिपीटेशन में नहीं लाते, उसको लिखने कर नहीं देखते। और आपने ये देखा होगा, और आप इसके बारे में अपने बड़ों से ही पूछ सकते हैं, और आप कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं कि जो आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े, उसको यदि आपने लिखकर देख लिया, तो एग्जामिनेशन में जब हाथ चलते हैं ना, उसके साथ माइंड भी चलता है। यदि आपका एक बार माइंड रुक भी जाता है कि अब क्या लिखना है, हाथ आपके कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं, क्योंकि उसको लिखने की आदत पड़ गई, उसको पता है इसके बाद ये चीज लिखनी है। कई बार आप देखते हैं कि आपने कोई भी क्वेश्चन लिखना शुरू किया, आंसर लिखना शुरू किया, आप लिखते चले जाते हैं, और एंड हो जाती है, आप सोचते हैं पता नहीं कैसे, मैंने तो पूरा ही लिख दिया, क्योंकि आपने लिखने की प्रैक्टिस कर ली। यही आदत आज के बच्चों में कम है, और यही कारण है कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। यानी कि आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अपने घरों के अंदर आजकल मार्केट में व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है, बोर्ड मार्कर आते हैं, आप अपने घर के अंदर बोर्ड लगाएं और मार्कर से लिख लिख कर जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें रिपीटेशन में लाने हैं, यानी कि हम कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो हमें उसको आदत में कन्वर्ट करना है। आदत में कब कन्वर्ट होगी, यानी कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कब फीड होगी, जब मैं उसकी रिपीटेशन लाऊंगा। पहली रिपीटेशन तो मैंने लिख के ली। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैंने एसएस का है, तो एसएस में हर चीज को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको मुझे याद करना है। तो याद कैसे किया जाए? कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, अब पढ़ते वहीं के वहीं सो जाते हैं। नहीं, हेलो भैया, यहाँ पे क्या करो, 115 का कोई पैकेट रखा है? आप उठ जाएं। तो यहाँ पर क्या है, आप उठ जाएं। उठने के बाद आप अपने कमरे में नॉर्थ की साइड के अंदर एक लुकिंग मिरर लगा रहे हैं लंबा, और उस लुकिंग मिरर में क्या करना है आपको, वहां पर खड़े हो जाओ और सामने वाले को देखकर अब बोलना शुरू करो। आप ये मान के चलो कि मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा मेंटर खड़ा है, मेरे फादर खड़े हैं, मेरी मदर खड़ी है, मेरा ब्रदर खड़ा है, मैं उनको सुना रहा हूं कि मुझे ये आता है, और आप ये रिपीटेशन करना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू। आप जब ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कैप्चरिंग पावर कितनी बढ़ गई, आपको कितना जल्दी याद हो गया है। उससे कई फायदे हैं। एक तो याद होता है जल्दी, दूसरा आपकी स्पीकिंग स्किल बढ़ने लग जाती है। हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम सामने बोलेंगे कैसे। जब मैं वेबिनार शुरू करूंगा, मेरे सामने जब पब्लिक आएगी, तो मैं बोलूं कैसे। जब हम शुरू में खड़े हो जाते थे तो हमारे पैर कांपते थे, हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम बोल सके। हमने कैसे शुरू किया, हम धार्मिक स्थानों पे जाते थे, वहां पे गुरु महाराज से कहते, गुरु महाराज एक भजन गाओ। अब खड़े तो हो गए स्टेज पे, अब भजन अपनी लिख कर लेके जाते थे, लिखकर भी पढ़ रहे हैं। जैसे ही पब्लिक सामने बैठती थी, सबकी निगाहें में घूरने लग जाती, क्या बोलेगा, कैसा भजन गा, और हमारे कांप पैर जो है ऐसे से कांप। हमने एक बार बोला, पैर खूब कांपे, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। तो ऐसे ऐसे जब भी गुरु महाराज आते तो हम कहते, गुरु महाराज एक भजन, गुरु महाराज एक भजन। यानी कि बार बार जब हमने बोलने लगे, तो हमने पब्लिक को फेस करना शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में हमारे पैर कांपने बंद हो गए, क्योंकि हमने पब्लिक को फेस कर। तो यहीं पर ये चीज भी कि आपको पब्लिक को फेस करना आना चाहिए। आपको लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है, तो ये मान को अपने दिमाग को समझा जो कि सामने जो बैठे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं आता, आता तो मुझे ही है, बोलना शुरू।
आपको गलत आता है गलत बोलो, सीधा ठीक आता है ठीक बोलो, लेकिन बोलना शुरू कर दो तो आप देख लेंगे कि आपके अंदर ये कैपेसिटी भी अपने आप आ जाती है कि बहुत अच्छे ढंग से आप बोलना शुरू कर दे। तो उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, उसकी रिकॉर्डिंग को सुनो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ ये चीज। मुझे कोई सब्जेक्ट ये अटक जाता है, मुझे बोलना है यार, मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं पहले उसके नोट्स बना, अपना ऑडियो मोबाइल के अंदर आजकल ऑडियो का आ रहा है, ऑडियो ऑन किया और बोलना शुरू किया। पार्क में गया, पार्क में पहले प्रैक्टिस करनी शुरू, एक बार, दो बार, तीन बार करी, चौथे बार ओके। तो हमें बच्चों को यही कार्य करना चाहिए। जो भी हमें सब्जेक्ट लगता है मुश्किल है, अपने लुकिंग मिरर के सामने खड़े हो जाओ और ये समझो ये सामने वाला खड़ा है ना, इसको कुछ नहीं आता, मुझे ही आता है सब कुछ, और बोलना शुरू कर दो। बोलते रहो बोलते रहो, एक बार दो बार। यदि आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत बोल रहा हूँ, तो अपने मोबाइल का ऑडियो ऑन कर लो, उसके अंदर रिकॉर्डिंग करो और उसको सुनो कि मैंने यहाँ पर क्या गलती करी। आप देखेंगे आपके अंदर टैलेंट अपने आप आने लगे। तो हमने रात का सोना और सुबह का जागना, ये हमारी लाइफ का सबसे पहला पार्ट है कि हमें इस चीज को, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना। दूसरा, हमें एक टाइम टेबल बनाना है कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। जो सब्जेक्ट शुरू में आप सबको इक्वल टाइम दें, उसके बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए इजी है और मैं कितने समय के अंदर इसको इजीली कवर कर सकता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको मुझे ज्यादा समय देना चाहिए या मुझे मुश्किल लग रहा है। जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है, उसको सुबह के टाइम टेबल में डाल, यानी कि उठने के बाद सेकंड टाइम टेबल उसका होना चाहिए। क्योंकि उठने के बाद हल्की सी नींद होती है, तो उस समय तो वह वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए कि जो आपका सबसे ज्यादा पसंद वाला सब्जेक्ट हो, जिसको कि आप इजीली करो। यदि हमारा मनपसंद सब्जेक्ट होता है तो आंखें अपने आप खुल जाती है। ये वाला सब्जेक्ट करते, सेकंड सब्जेक्ट वो लो जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, कि जिसको याद करने में, रिपीटिशन में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। आप देखेंगे वह सब्जेक्ट आपके लिए इजी होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए टाइम टेबल में जो हमें टाइम देना है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से दें कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है और कौन सा समय इसके लिए चाहिए। स्कूल कॉलेज जहां पर भी आप जाते हैं, आपको डेली ही जाना चाहिए। कभी भी मैं देखता हूँ कॉलेज वाले, आज तो ये एक ही क्लास थी इसलिए मैंने बंक मार दिया, आज तो दो ही थी, तीन क्लास थी नहीं तो मैंने बंक मार दिया। नहीं, चाहे एक ही क्लास क्या ना हो, उसमें जाना चाहिए। उसका कारण है, जब टीचर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर जब आप पढ़ाते हैं, तो एक अलग से एनर्जी मिलती है। जैसे मैं भी कोचिंग करता हूँ, यदि आप मेरे से इंडिविजुअल कोचिंग करेंगे तो मैं पर्टिकुलर आपको बात करते हुए आपसे बात करूंगा। लेकिन जब एक ग्रुप होता है, तो हम ग्रुप के अंदर एग्जाम्पल्स दे दे के कहीं की बात कहीं पर लेके चले जाते हैं। पता नहीं उस समय क्या चीज दिमाग में आ रही होती, तो उस समय जो हम बता पाते हैं उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। इंडिविजुअल एक अलग चीज होती है, हम पब्लिक की बोलते हैं, इसीलिए हमें हर क्लास को अटेंड करना चाहिए। दूसरा, यदि आप वीडियो सुनते हैं और क्लास अटेंड नहीं करते हैं, लाइव अटेंड नहीं करते, आपकी कैप्चरिंग पावर भी हाफ हो जाती है। आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं, जब हम टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने के बाद यदि हम बच्चे से पूछ लें कि किस समय कौन सा सीन आया था, वो इमीडिएट बता देगा, क्योंकि पिक्चर उसके दिमाग के अंदर फीड हो जाती है। यदि हम टीवी बंद करके खाली ऑडियो सुनेंगे, तो ऑडियो जब तक हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा हम सुनते रहेंगे। यदि बीच में कोई काम आ गया तो उस काम की तरफ दिमाग चला जाएगा, फिर पढ़ाई में आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में गैप आना शुरू। इसलिए जब टीचर लाइव पढ़ा रहे होते हैं तो वहां की कैप्चरिंग पावर मल्टीपल होती है। इसलिए किसी भी दिन हमें बंक नहीं मारना चाहिए, लाइव क्लासेस जरूर अटेंड करनी चाहिए। यदि कोरोना के कारण ऑनलाइन है तो ऑनलाइन अटेंड, और ऑफलाइन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस प्रकार से हमें अपनी क्लासों को
अटेंड करना है सब्जेक्ट पर। उनके हैंड टू हैंड नोट्स बनाने शुरू करें, क्योंकि जो हम हाथ से लिखते हैं वही हमें याद रहता है, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ कभी भूला नहीं जाता। आप यदि हाथ से कोई आपने चीज लिखी है, 6 महीने के बाद भी बुक निकालेंगे तो आपको 2-4 लाइन पढ़ते ही याद होना, समझ में आना शुरू हो गया कि मैंने ये वाला सब्जेक्ट वहां पर पढ़ा था और ये मेरा ऐसा है। तो इसलिए हमें हाथ से लिखने पे ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना चाहिए कि मुझे हाथ से ही लिखना है। उसके साथ में आता है कि हम जब भी पढ़ें तो अपनी मुद्रा को बनाकर पढ़ें। एक मुद्रा होती है, जैसे ये है आपका फर्स्ट जो बन गया ऐसा, तो ये है ऐसा। तो इसमें देखेंगे, ये इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। तो आप यदि इसको इस प्रकार से बैठकर करके पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहां से भी आपकी कैप्चरिंग पावर बढ़नी शुरू हो जाती है। मान लो आपको लिखना है तो एक हाथ से कर लिया और राइट हैंड से लिख लिया। मतलब जब भी कोई सा भी हाथ फ्री हो तो ये वाली मुद्रा आप बनाओ। तो यहां से क्या है, नसें होती हैं जो कि हमारा सीधा ये माइंड पर जाती हैं और इससे हमें किसी भी चीज को कैप्चर करने में इजी हो जाता है। तो इस प्रकार आप ये वाली मुद्रा बनाकर रखें। उसके अंदर अब आता है कि कई बार हमारी ऐसी पोजीशन बन जाती है कि हम नेगेटिव थॉट की तरफ जाते हैं। जब मैंने कई घरों के अंदर ये बात की और जब मैंने पीएचडी की तो कुछ समय के बाद कोरोना काल आ गया। तो कोरोना में मैंने स्कूल कॉलेज में तो कम जा पाए, क्योंकि उससे पहले ही जितना हो सका था कर लिया, उसके बाद स्कूल कॉलेज बंद हो गए। तो हमने अपने कॉलोनी के अंदर या अपने रिश्तेदारों में बच्चों से मीटिंग करना शुरू किया, उनके पेरेंट्स से मीटिंग करना शुरू किया। तो वहां पर जो चीज मुझे समझ में आई तो वो ये थी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो नेगेटिव वर्ड्स बहुत बोलते हैं। यानी कि यदि बच्चा डिमोटिवेट होता है उसमें मेन कारण हमारे पेरेंट्स का, हमारे बड़ों का, हमारे आस पड़ोस का बहुत ज्यादा है। जैसे कोई भी वर्ड हमें मोटिवेट भी करता है, डिमोटिवेट भी करता है। जैसे बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हम आगे क्या कहते हैं, बेटा पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाए। बेटा पढ़ ले, ये तो क्या हुआ पॉजिटिव, नहीं तो फेल हो जाएगा। जो फेल वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड। अब आपने ये वाला वर्ड आपके मुंह पर आया हुआ है और आप बार बार जब भी उसके पास जाते हैं, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, उसका आगे चाय रख दी भैया पढ़ ले, उठाते हैं उसको, पढ़ 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 नहीं तो फेल हो जाएगा। तो जो फेल वाला वर्ड है और जो ये सबकॉन्शियस माइंड है सारी चीज को ध्यान रखता है, सुनता है। और आपको इस बात का भी पता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो जो पॉजिटिव वर्ड है उसको कैप्चर करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन जो नेगेटिव है उसको हम इमीडिएट पकड़ लेते। यही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो उसने कहा कि बच्चे पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, उसको तो सुनता नहीं है, लेकिन फेल हो जाएगा उसको बहुत जल्दी पकड़ ले। तो इसलिए हमें कभी भी इन नेगेटिव वर्ड्स को नहीं बोलना है। क्या बोलना है, मेहनत करनी है, मेहनत कर, मेहनत कर, अब की बार तू ही टॉपर है, मेहनत कर, अब की बार तू ही टॉपर है। मतलब इस तरह से हमें पॉजिटिव वर्ड्स पे जाना है, नेगेटिव वर्ड्स को बिल्कुल इग्नोर कर देना। दूसरा, अक्सर माँ बाप कहते हैं कि देख पड़ोस का बेटा कितने अच्छे मार्क्स लाए और तेरा, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि पड़ोसी तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन तू बिल्कुल निकम्मा है। तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड्स में, यानी कि कभी भी हमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में अपनी काबिलियत होती है।
वो अपने आप निखर कर आती है। आपको उसकी काबिलियत को समझना है, उसको निखारने में उसकी हेल्प करनी है, ना कि उसको टॉन्टिंग बाजी करके या आस पड़ोस के बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन कर। तो कभी भी अपने बच्चों का किसी भी दूसरे बच्चे के साथ या अपने दो बच्चों का ही, ये भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत समझ में आई है जो मैंने बच्चों से बात की कि मम्मी मेरे बड़े भैया के साथ मेरा कंपैरिजन करती है, वो कहती है छोटे भैया के साथ मेरा कंपैरिजन, या कि हम अपने दो बच्चों के अंदर ही कंपैरिजन करना शुरू करते और उस कंपैरिजन में कोई ना कोई बच्चा डीमोटिवेट रहना शुरू कर देता। और बहुत घरों के अंदर तो ये मुझे यही सुनने को मिला कि मम्मी मुझे प्यार ही नहीं करती, हमेशा बड़े भैया से ही प्यार, क्योंकि हम वहां पर कंपैरिजन करते हैं। और जब मैंने उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तो नहीं करते, क्योंकि सही में वो नहीं करते, लेकिन वो अनजाने में ऐसा हो रहा था। माँ बाप को भी नहीं पता था कि मेरी इस बात से हमारे बच्चों पर इतना जबरदस्त इफेक्ट आ सकता। और जब मैंने उनको ये चीज बताई तो उन्होंने स्वयं में रियलाइज किया कि भी ये हमसे गलत हुआ है। तो आप सभी लोगों को इस चीज को समझना है कि कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, चाहे वो अपने बच्चे हों चाहे बाहर के बच्चे। और नेगेटिव वर्ड्स में क्या आता है कि पेरेंट्स कहते हैं भैया यदि तू पास नहीं हुआ तो मैं दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं लोग मेरा पड़ोसी मुझे क्या कहेगा। तो पहले से ही माँ बाप अपनी थिंकिंग ऐसी बना लेते हैं कि यदि तू पास नहीं हुआ, यदि तू फेल हो गया तो मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि ये वर्डिंग अपनी डिक्शनरी में से ही हटा दें। यदि कोई वर्ड नहीं होता और फेल होना ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा बच्चे को आपको मोटिवेट रखना है। उसके साथ साथ में हमें जब बच्चा पढ़ने बैठा है तो कोशिश करें कि उसको 10 बजे या मैक्सिमम 11 बजे तक उसका ऐसा स्थान बना दें कि वो इजीली सो जाए, और सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के, क्योंकि 21 दिन बच्चों के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण डेज हैं, नेसेसिटी डेज हैं। क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा टॉप पर बने, साथ में जिस पोजीशन पर मैं हूं उससे भी ऊपर जाए। हर माँ बाप यही चाहते हैं। तो उसके लिए हमें 21 डेज सैक्रिफाइस करने होंगे। और 21 डेज ही क्यों? क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं वो हमारी आदत बनने में, या दूसरे वर्डों में कहूं कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होने में 21 डेज मैक्सिमम लगते हैं। और यह यदि हमारी आदत बन गई, जिस प्रकार से हमने रेगुलर अपना बनाया है और उस हिसाब से हमने काम करना शुरू कर दिया और मेरी बॉडी ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, तो यह आदत कब हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी या कब मेरी प्रैक्टिस में आ जाएगा, हम खुद ही नहीं जान पाएंगे। और एक यदि प्रैक्टिस में आ गया तो आपका रूटीन बन जाएगा, आप देखेंगे आप बिल्कुल अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक होंगे। तो इस प्रकार से हमें पढ़ाई कर। अब इसके अंदर एक मुख्य आता है हमारा स्वर विज्ञान, कि हम स्वर विज्ञान, और दूसरा आता है वास्तु। इन दोनों के हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को और कैसे बेटर बना सकते। हमने अपने माइंड को भी टीच कर लिया, पॉजिटिव थिंकिंग भी बना ली, हमारे पेरेंट्स हमने पूरी चीज कर ली। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले यदि आप 8th क्लास तक के स्टूडेंट हैं तो आपका जो कमरा है, यानी कि बच्चों का जो कमरा है, वह नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ये 3 डायरेक्शन है, इन डायरेक्शन में होना चाहिए। और इस डायरेक्शन को देखते हुए आपको ये भी देखना है कि जो आपकी फेसिंग है वह इस प्रकार से कमरे की सेटिंग करेंगे, आपकी फेसिंग भी नॉर्थ और ईस्ट में होनी चाहिए।
यानी कि कमरा नॉर्थ में कमरे में जाकर आप जिस दीवार पर बैठेंगे, आपका जब फेस करके बैठेंगे तो वह नॉर्थ की तरफ फेस करके ही आपकी टेबल और चेयर होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट दो डायरेक्शन ऐसी हैं जो हल्की होती हैं, ठंडी होती हैं, और यहाँ पर माइंड सेट होता है, कैप्चरिंग पावर बहुत ज्यादा। जो 8 से ऊपर के स्टैंडर्ड के बच्चे, यानी कि जो हायर स्टडी के ऊपर जा रहे हैं, तो उन्हें वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जो जगह है, पश्चिम और नैऋत्य कोण के बीच की जो जगह है, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये सबसे अच्छी जगह होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एजुकेशन का ही स्थान है। तो इस कमरे में भी सेम आपको पोजीशन रखनी है कि अपनी टेबल ऐसे लगाएंगे कि हमारी फेसिंग जो है नॉर्थ की साइड। कोई भी आपका सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये टिपिकल है, मुझे याद नहीं हो, तो वेस्ट साउथ वेस्ट के कमरे के अंदर वेस्ट साउथ वेस्ट का कोना ढूंढो, कहां पर निकलता है। अपना कंपास ले लो, उससे पता चल जाएगा वेस्ट साउथ वेस्ट का कोना कौन सा है। उस कोने में ही कोई टेबल रख के, सेल्फ लगा के या अलमारी वगैरह लगा के आप वो वाली पुस्तक वहां पे रखना शुरू करो। आप देखोगे कि आपको वो सब्जेक्ट इजी लगना शुरू होगा, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के साथ मैपिंग कराने में, उस सब्जेक्ट को मैपिंग कराने में वो एनर्जी हमारी हेल्प करती है और हम वो कैप्चर कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन काम करती है। यदि आपको वेस्ट साउथ वेस्ट यदि डायरेक्शन नहीं मिलती है तो वेस्ट में भी आप जा सकते हो। यहां पर हमें फेसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जिस भी कमरे में हैं, लेकिन हमारी जो फेसिंग है वो साउथ की तरफ नहीं हो, क्योंकि साउथ जो डायरेक्शन है वो भारी डायरेक्शन है। यानी कि यदि हम साउथ की तरफ बैठकर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ देर के बाद ही हमारी बॉडी थकने लग जाएगी, हमारे सिर में भारीपन महसूस होगा, और भारीपन होगा तो उससे एक तो कैप्चरिंग पावर हमारी कम हो जाएगी, दूसरा नींद आने लग जाएगी, उबासी आने लग जाएगी, या हमारा मन उचाट होगा और हम सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाएंगे। तो हमें साउथ की तरफ फेसिंग नहीं करनी। पहली फेसिंग ईस्ट की, दूसरी फेसिंग नॉर्थ की। यदि दोनों फेसिंग नहीं मिल पा रही है तो तीसरी डायरेक्शन है हमारी वेस्ट की, लेकिन साउथ कभी भी नहीं। ये रहा हमारा वास्तु का। आप वास्तु को बनाए, और वास्तु कर क्या रहा है, आपकी एनर्जी को कंपैटिबल बनाने में आपकी हेल्प कर। अब तीसरा आता है हमारा स्वर विज्ञान। कुछ लोग हमारे साथ नए हैं, कुछ पहले से जानते हैं स्वर विज्ञान क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। स्वर विज्ञान है हमारे सांसों का विज्ञान, यानी कि जो हमारी ब्रीथिंग है, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड। नोज एक है लेकिन नोस्ट्रिल जो है दो है। एक राइट हैंड वाली राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट नोस्ट्रिल। राइट हैंड 1 नंबर यानी कि सन। इसको याद करने का तरीका क्या है, राइट हैंड यानी कि 1 नंबर, 1 नंबर मतलब सन। सन कैसा होता है, गर्म होता है, यानी कि राइट हैंड का जो स्वर है वो हॉट एयर है। दूसरा लेफ्ट हैंड यानी कि 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब मून। मून कैसा होता है, ठंडा होता है, यानी कि कोल्ड एयर है। यानी कि हमारी नोस्ट्रिल के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जब हम ब्रीथ इन करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं तो यदि राइट नोस्ट्रिल चल रही है तो हॉट एयर आ रही है, यदि लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तो कोल्ड एयर आ रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय में एक ही नोस्ट्रिल चलती है, चाहे राइट चले चाहे लेफ्ट चले, और हर 1 घंटे के बाद ये अपने आप चेंज होती रहती है। राइट है तो लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट है तो राइट हो। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
आपकी बॉडी प्रॉपर कंपेटिबल नहीं है, तो ये स्वर कम ज्यादा भी हो जाते हैं। यानी कि राइट चल रहा है तो राइट ही चलता रहेगा, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट ही चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अपने आप को हेल्दी बनाना। अब हेल्दी कैसे बनाना? प्रत्येक स्टूडेंट को जब भी आप दोपहर में लंच करते हैं, लंच करने के वक्त या लंच करने से पहले 3 मिनट के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड की करवट लेके ऐसे लेट, आप चेयर पर बैठे हैं तो आप लेफ्ट हैंड बाजू रखा और ऐसे थोड़ा प्रेशर डालना शुरू। उससे होगा क्या? जब एफ लेफ्ट हैंड की तरफ आप प्रेशर डालेंगे तो यहाँ पर आर्म पिट के अंदर क्या होता है, एक बटन लगा होता है, वो बटन प्रेस होगा तो आपका लेफ्ट हैंड से राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हॉट एयर स्टार्ट हो। जैसे ही हम खाने का पहला निवाला अपने पेट के अंदर डालेंगे तो हमारी जठराग्नि जलनी शुरू हो जाती है, और उस समय यदि हमारा राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो गर्म एयर हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, वो अग्नि को मिलेगी, अग्नि भपकेगी और हमारा खाना जो है पेट में जाता रहेगा, वो डाइजेस्ट होने में उसको हेल्प मिलेगी और टाइम से ही वो डाइजेस्ट हो जाएगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यदि मैं इसके विपरीत बात करूं, अपोजिट बात करूं, जैसे मैंने पहला निवाला खाया, मेरी जठराग्नि जलनी शुरू होगी, मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा था, यानी कि ठंडी एयर गई, ठंडी एयर ने उस अग्नि को कम कर दिया, यानी कि बुझा दिया, तो जो मेरे पेट में भोजन गया है वो पड़ा ही रहेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। यदि भोजन पड़ा रहा वो सड़ना शुरू हो जाएगा, बदबू उठनी शुरू हो जाएगी, यानी कि हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, डकारें आनी शुरू हो जाएगी, वोमिटिंग हो गई, जी मचलाना शुरू हो जाएगा, और उससे धीरे धीरे हमारी बीमारी हो जाएगी, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, यानी कि कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। यानी कि पेट से रिलेटेड बीमारियां उसके अंदर होने लगे। इसलिए हम जब भी खाना खाएं हमें उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप किसी भी उम्र के हैं, आपको पढ़ाई करने मतलब खाना खाने से पहले आपको 3 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेट जाओ, आपका ये स्वर चालू हो जाए। यदि किसी कारण से आप कह रहे हैं मैं लेट नहीं पा रहा हूं, मैं तो स्कूल में बैठा हूं जी, क्या करूं, तो आप अपने साथ एक बोतल रखें, पानी की बोतल 200 ml की आजकल मिलती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कहीं की भी, वो अपनी बोतल रखें, नहीं तो परफ्यूम वगैरह की छोटी बोतल होती है ऐसी, उस टाइप की कोई भी आप बोतल, राउंड बोतल रख सकते हैं। बोतल लीजिए और बगल के अंदर दबा दीजिए। नहीं मिला तो क्या करें, हाथ लिया, हाथ को ऐसे बनाया और यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे दबा के 3 मिनट के लिए आप बैठ, आप देखेंगे 3 मिनट के बाद ही यदि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो राइट स्टार्ट हो जाए। अब आप चेक कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आप दोनों उंगली लें, नोज के नीचे रखें, ब्रीथ इन और आउट करें, तेज प्रेशर के साथ 3-4 बार करें। जिस साइड से तेज प्रेशर निकल रहा है वही आपकी नोस्ट्रिल चल रही है। यदि किसी कारण से जब नोस्ट्रिल चेंज होती है तो दोनों स्वर इकट्ठे चलते हैं, वो भी कुछ समय के लिए, यानी कुछ सेकंडों के लिए ही चलते हैं। यदि दोनों नोस्ट्रिल आपकी चलती मिलती हैं तो उस समय 1-2 मिनट के लिए आप वेट करो, अदरवाइज ऐसे आप करें, या बोतल लगाएं या लेटें, या अपनी आप चेयर पर बैठे हैं तो यहाँ पर प्रेशर डालें, तो देखेंगे कि आपका राइट नोस्ट्रिल चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आप खाना खाने के लिए तैयार हैं। दूसरा, फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दें, केवल 21 डेज के लिए, उसके बाद जितना मर्जी खाना। फास्ट फूड मैदा से बनी आइटम में डाइजेशन बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है, तो उसमें एक समय लगता है, इसलिए उसको छोड़ दें। तीसरा, खाना खाते वक्त लिक्विड नहीं लेना, पानी बिल्कुल भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको ज्यादा महसूस हो रहा है कि मेरे से नहीं खाया जाता या मैं परेशान रहता हूं, तो 2-4 घूंट आप रख सकते हैं। शुरू शुरू में लीजिए और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम कर दें,
3-4 दिन के अंदर आप अपने आप को कंफर्टेबल मानेंगे कि बिना पानी के मैं आराम से रह सकता हूं। और 1 घंटे के बाद चेक करें कि आपका कौन सा स्वर चालू है। जैसे ही आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो, आप पानी जितना पीना चाहें आप पानी पीजिए, क्योंकि हॉट एयर ने उस जठराग्नि की हेल्प की और हमारा भोजन डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। एक बार हो गया फिर आप ठंडा पानी पी। यही काम मुझे लंच के टाइम करना है और यही काम मुझे डिनर के टाइम करना है। अब तीसरा टाइम कब है? सोने का। क्योंकि जो भी हमने खाना खाया जितना उस समय पच गया तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पेट में भी पड़ा हुआ है, प्रॉपर नहीं पच पाया। तो हम क्या करते हैं, जब नाइट में सोते हैं तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ही करवट लेकर सो जाए। कुछ कहते हैं जी हमें कंफर्टेबल नहीं होता, हम कैसे सोएं, हम करें तो करें क्या। यदि आपको लेफ्ट हैंड साइड में कंफर्टेबल है तो आप लेफ्ट हैंड साइड ही सोएं, चाहे 3 मिनट ही क्यों ना सोएं। 3 मिनट के बाद यदि आपकी नींद लग जाती है तो आप जिस मर्जी करवट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय तो फिर आपकी नोस्ट्रिल अपने आप ही चेंज होती चली जाए। कुछ बंदे कहते हैं कि मैं लेट ही नहीं पाता, या मेरी बॉडी में दर्द है, या मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है। तो उसके 2-3 तरीके हैं। उसमें जो सबसे इजी तरीका है, आप रुई लीजिए और रुई को लेफ्ट नोस्ट्रिल के अंदर ही रुई के माध्यम से अपनी नोस्ट्रिल को बंद कर लें। आप देखेंगे जब बार-बार आप लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन आउट होइए तो ये वाली नोस्ट्रिल दोबारा चालू हो जाएगी। तो आप ये भी काम कर सकते। यदि मान लो आपके पास कुछ नहीं है तो इस उंगली से उसको बंद कर लें। यहाँ से इन, आउट, फिर इन, आउट, ऐसे-ऐसे 1 बाय 1 आप करें तो देखेंगे कि दूसरा स्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो। तो इस तरह भी आपको मेन मकसद क्या है कि आपको हर हालत में राइट नोस्ट्रिल को चलाना है। जैसे राइट नोस्ट्रिल चलेगी आप सो जाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर जो भी खाना पड़ा है वो अपने आप पच जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने खाने को पचा सकते हैं। तो ये हो गया अपन का डाइजेशन। यदि खाना पचेगा प्रॉपर ढंग से तो आप पूरा दिन फ्रेश रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपकी कैप्चरिंग पावर ऑटोमेटिकली मल्टीपल हो जाएगी। दूसरा, जब आप पढ़ाई करने बैठे तो यहां पर 2 चीजें ध्यान रखनी। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अंदर सब्जेक्ट है जैसे मैथ, साइंस, यानी कि जहां पर लॉजिक्स ज्यादा है, कि आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को समझना पड़ता है, यानी कि माइंड बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। तो वहां पे क्या लगाना है हमें, वहां पे हमें कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना, यानी कि हमें सूर्य स्वर चालू करना। एक बार हमें लॉजिक समझ में आ गया, अब हमें रिपीटेशन करनी है, यानी किसी चीज को याद करना है, या इजी सब्जेक्ट है केवल रिपीटेशन से हमें याद हो जाता है, तो वहां पे चंद्र स्वर चालू करना है और आपको अपनी स्टडी करनी है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कर रहे हैं तो हमारे मन में एक डर बना रहता है। एक तो डर को एग्जामिनेशन हॉल के भारी फेंक कर जाओ। दूसरा, अपने आप को एक्टिव बना के एंट्री करनी है, मतलब एनर्जेटिक, एक ऐसा लगे कि एक जो स्टूडेंट बिल्कुल तैयार होके आया है कि भी युद्ध के लिए तैयार है, तो कोई भी आ जाए। तो क्या करना है, अपना सूर्य स्वर चालू करके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, यदि उसमें गैप मिल गया तो ऑटोमेटिकली आपका चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। नहीं है, आप चंद्र स्वर चालू कर सकते हैं। आप कहते हैं कि चंद्र स्वर मैं चालू नहीं कर सकता, या उस समय समय नहीं है, या परमिशन नहीं मिलेगी, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि दोनों हाथ आपके साथ में है, दोनों चेक करें कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है, यानी कि लेफ्ट स्वर चल रहा है तो ये वाला हिस्सा जो है मेरा एक्टिव है। अब मुझे जो भी काम की शुरुआत करनी है
इसी पोर्शन के साथ शुरुआत करें। शुरुआत से मतलब क्या है? एग्जामिनर जो भी आपके वहां पे टीचर हैं वो आपको आंसर शीट देंगे, क्वेश्चन पेपर देंगे, तो आपको जो सा स्वर चल रहा है, जैसे मैंने कहा लेफ्ट चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको लेना है, पकड़ना अपनी टेबल पर। यदि मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बैठा हूं और मेरे राइट हैंड साइड पे सर आ गए, तो मुझे क्या करना है? ऐसे कर लेना, अपने आप को तिरछा कर लेना। ये वाला पोर्शन उनको दिखाना है, सर प्लीज। उनसे अपना क्वेश्चन पेपर लो, मार्कशीट लो, सामने रखो, ये वाला पोर्शन आगे किया, यहीं से मैंने पेन उठाया जिस पेन से मैं लिखना चाहता हूं, और मैंने अपने राइट हैंड को दे दिया और मैंने फिर अपना लिखना शुरू कर दिया। तो जौन सा स्वर चल रहा है आप उस स्वर के हिसाब से भी आप चालू अपने आप को कर सकते हैं, और आप इस चीज से देखेंगे कि मिरेकल्स होने की पूरी पूरी संभावना है। आप देखेंगे चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, आप जो सोच भी नहीं पा रहे थे वो भी आप अचीव कर लेंगे। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि हर बंदे के अंदर काबिलियत होती है और हर बंदा कर सकता है। यहां पर एक चीज और मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन के समय के अंदर कभी भी अपने बच्चे को डिमोटिवेट ना होने दें। मुझे यहाँ पर कुछ चीजें मिली हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। समय खिंच रहा है, लेकिन ये बच्चे की लाइफ का सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा लंबा लेके चल रहा हूँ। क्योंकि यदि हमारा बेस स्ट्रोंग है तो बिल्डिंग भी स्ट्रोंग बनेगी। अब हम पिलर खड़ा कर रहे हैं, पिलर यदि अच्छा है तो बिल्डिंग मजा आएगा बनने में। तो यहाँ पेरेंट्स को क्या करना, जब भी बच्चा एग्जाम देकर घर लौटता है तो अक्सर हम पूछते हैं बेटा पेपर कैसा हुआ। यदि बच्चा कहता है कि पेपर अच्छा हुआ तो हम क्या कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, रिजल्ट आने दें। और ये वाला वो जो वर्ड है, अच्छा कोई बात नहीं रिजल्ट आने दे, देख लेंगे, ये बच्चे को डिमोटिवेट कर रहा है। आपका सिर्फ एक है लेकिन बच्चा डिमोटिवेट हो। दूसरा, मैंने पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ, पापा बहुत मुश्किल था और ये भी रहेगा ये भी रहेगा। हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे उसके ऊपर भड़क जाते कि तू पढ़ा नहीं, ये है, मैं तो बहुत कहता था, ये करता था, वो करता। यानी कि वो तो पेपर उसका खराब हुआ सो हुआ, अगले दिन जो पेपर होना है उसकी तैयारी के लिए भी हमने उसका मूड ऑफ कर दिया। जो समय उसको देना था वो अब इसी सोच में लगा रहेगा, टेंशन में लगा रहेगा कि ये तो हो गया खराब, अगला क्या होगा, पापा मेरे साथ क्या करें। यानी कि मैंने उसको फिर डिमोटिवेट कर। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा अपने बच्चे को मोटिवेट रखना है। यदि कोई बच्चा कहता है कि मेरा पेपर मुश्किल था, मैं नहीं कर पाया, कोई नहीं, अगले पेपर में तुझे अचीव करना ही है, बेटा मेहनत कर, बेटा मेहनत कर, तू अचीव करेगा, तेरे अंदर ये काबिलियत है। तो इस प्रकार से हमें अपने बच्चे को हर हालत में मोटिवेट रखना। तो सभी बच्चों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे और जो मैंने आपसे 21 डेज मांगे हैं, मुझे लगता है मुझे मिलेंगे जी, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। और मैंने जिन जिन बच्चों पे ये स्टडी की है, 101% मुझे रिजल्ट्स मिले, 101%। मतलब यहाँ पे डाउन में कोई चांसेस ही नहीं। यदि मैं उसको 1001% भी कहूंगा तो कोई भी अतिशोक्ति नहीं है, 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सभी का बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी बच्चा कभी भी इन चीजों के बारे में मेरे से पूछना चाहता है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकता है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे के लिए ये कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब हम यदि किसी कोई क्वेश्चन है वो ले सकते हैं, क्योंकि समय तो हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिंदेव की। एक
प्रश्न ऐसा था मेरा सर एक बार कि नाम और जगह का नाम बताइए, कहाँ? पवन जैन, नासिक। नासिक से बताएं। एक प्रश्न ऐसा था, जैसे हम लोग घर में, हम खुद जो जिस घर में रहते हैं वो वास्तु तो देखते हैं, लेकिन हम्म ऐसे हमारे अगर कोई प्रॉपर्टी है जो हम रेंट से देते हैं और हम्म उसका वास्तु सही ना हो, यानी हम्म काफी गड़बड़ा है वो, लेकिन जस्ट प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कोई फ्लैट है और वो रेंट हम्म से देते हैं, कोई और रह रहा है, तो हम्म उसका भी इफेक्ट होता है क्या हमारे ऐसे? बिल्कुल सर, होता है। उसका कारण क्या है कि आप ही की प्रॉपर्टी है, लेकिन आपने रेंट में दे रखी है, हाँ। ठीक है, लेकिन उसकी इनकम आपके पास आ रही है। हाँ। आपके पास इनकम तो आ रही है ना। हाँ, ये जरूर होगा कि परसेंटेज वहां डिवाइड हो जाती है। जो बंदा हाँ। वहां पर रह रहा है, जिस एनर्जी के अंदर रह रहा है, हम्म। तो इफेक्ट उसके पर जाएगा। लेकिन जिसके पास वह इनकम आ रही है और हाँ। प्रॉपर्टी में आप तो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार दे दिया आप जाएंगे नहीं। आप भी बराबर। जाएंगे तो आपके ऊपर इफेक्ट आता है, लेकिन परसेंटेज कम हो जाती है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 75% जो बंदा वहां पर रह रहा है उसके ऊपर जाएगी, लेकिन 25% आपका भी रोल है, अच्छा। उसका इफेक्ट आता है। हाँ बिल्कुल। जी। हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो, बोलिए। सर, हमारा एक घर है जो हमें रेंट से देना है, हम्म पर वहां पर जो भी रेंट से लेना चाहते सब नॉनवेज खाने वाले ही आ रहे हैं और हमें नॉनवेज वालों को नहीं देना है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए कोई वास्तु उपाय? नहीं, देखिए, मैं तो सबसे पहले आपकी ये सराहना करूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा आपको कि आपने ये चीज सोची है। आप चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, लेकिन नॉन वेज खाना या प्रमोट करना या उसकी हाँ में हाँ मिलाना, हम अपने कर्मों को बांध रहे हैं। और हमारा जैन धर्म तो हिंसा के विपरीत है बिल्कुल। यानी कि हम चींटी की हत्या को भी हत्या मानते हैं। यदि आप ये चीज सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि यदि नॉन वेज परिवार, जो नॉन वेज खाता है वो परिवार रहता है, तो एक तो जो वो रेंट देगा वो इनकम मेरे पास आ रही है, मैं भी कहीं ना कहीं उसका भागी बनता हूँ। यानी कि उसको नॉन वेज खाने में प्रमोट कर रहा हूँ, तो जितना वो हत्या करेगा उसका हिस्सा मेरे अकाउंट में भी आएगा। हेलो। तो आप इसमें डटे रहें। लेट जरूर होगा, लेकिन मकान किराए पे चढ़ जाएगा। लेकिन नॉन वेज वाले को कभी भी नहीं रहना, या उनसे कहो कि वे नॉन वेज खाना छोड़ दे, जो कि मुझे नहीं लगता कोई ये चीज मानता है। तो इस जी। प्रकार आप कर सकते हैं। और आप जहां पर रह रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं आप इस समय, तो वहां पे नॉर्थ की डायरेक्शन को बेटर कर दें। जो आपके घर का नॉर्थ का हिस्सा है, वहां पर या तो ब्लू कलर लगा के आप उसको एनर्जाइज कर ले। दूसरा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखें, क्योंकि वहीं से आपकी रेगुलर इनकम निकलती है। साउथ ईस्ट में रेड कलर से उसको एनर्जाइज करें। यदि वहां पर व्हाइट कलर है या ब्लू कलर है, उसको हटा ले, तो ये आपके फेवर में आए। जी, ठीक थैंक है यू जी। सर। हाँ जी। और कोई? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिंदे की। सर, मेरा ये क्वेश्चन था। मेरे एक प्रॉपर्टी है, मंदिर के पास है। जैसे हमको मंदिर के पास ही लेना है, तो एक प्रॉपर्टी है, पर वो प्रॉपर्टी वास्तु में नहीं आती है। तो क्या हम वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं क्या? वास्तु में नहीं आती है, क्या मतलब है? मतलब वो वास्तु के हिसाब से अच्छी नहीं है। अच्छा, वास्तु के हिसाब से अच्छी है। पहले तो बताइए मंदिर कौन सा है ये? जैन मंदिर है, अपना मंदिर वालों का जो होता है, मूर्ति अच्छा, पूजक। हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो अपना घर मंदिर से कितनी दूर है? फिर भी जैसे 6-7 फ्लाइट छोड़ के होगा। हाँ, देखो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन ये देखा जाता है कि मंदिर जी का जो शिखर है, हाँ। हाँ। शिखर की परछाई नहीं पड़नी चाहिए घर के अंदर, पहली बात। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो तीन आपने कहा 6-7 बिल्डिंग दूर है, तो नेचुरल वो नहीं पड़ती होगी, तो वहां पे कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात है कि वो वास्तु के कंपैटिबल ही नहीं है, हाँ। तो हाँ। वो कंपैटिबल बनाना जरूरी है। अच्छा। वास्तु क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। हम ही हाँ। अब जो लोग हैं ना, हम एक्चुअल में हमने इसकी डेफिनेशन को ना कमर्शलाइज कर दिया। और हाँ। आम जो लोग हैं ना, वास्तु से डरते हैं।
कि भी हाँ। वास्तु तो पता नहीं क्या चीज है, क्या हो जाएगा। वास्तु सही मायने में एनर्जी है अच्छा। कि जिस घर के अंदर फ्रेश एयर आती हो, नेचुरल सनलाइट आती हो और प्रॉपर ढंग से वो अपने टाइमली आए, तो वह घर वास्तु के हिसाब से होता है। उसका कारण कि वहां पर जहाँ पे फ्रेश एयर है, नेचुरल लाइट है, कि वहां पे बंदा एनर्जेटिक रहता है, वहां पे अच्छा। मच्छर पैदा नहीं होता। सुबह जब सनराइज होता है, जब उसकी किरणें अपने घर के अंदर पड़ती हैं, तो हाँ। वहां पर जो भी सामान होता है, वहां पे जितने भी जीवाणु रात भर में पैदा हुआ है, वहां से वो फिल्टर हो जाता है, यानी कि जीवाणु वहां से हट जाता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और फ्रेश एयर आपके घर के अंदर से मूव होके जा रही है, तो जब मूव होके जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होगा। इसको हाँ। हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं और हमने लाइफ में देखा है। आजकल क्या है, एसी लग गए हैं घरों के अंदर, हम कमरे के अंदर बंद रहते हैं ना। हाँ। पहले क्या होता था, हम छत पर सोते थे। छत पर हम जब सोते थे, क्या होता था, बिल्कुल फ्रेश एयर आती थी। सुबह सुबह जैसे ही सन निकलता था, तो उसकी जो रेस थी हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती थी, तो हम एकदम फ्रेश उठते थे। किसी भी हाँ। तरह की कोई थकान नहीं, चाहे हमने 4 घंटे की ही नींद क्यों ना ली हो, हम बिल्कुल फ्रेश उठते। और आज हम 8-8 घंटे सोने के बाद भी थकान में उठते, क्योंकि हम कमरे के अंदर बंद हैं, उसी एयर वही सर्कुलेट हो रही है, एयर उसी के अंदर है, हमारी बॉडी फ्रेश ही नहीं होती। यही ही सही मायने में वास्तु है कि अच्छा। आपको फ्रेश एयर लेनी है, सनलाइट लेनी है। जब सन राउंड कर रहा है, यानी कि जब राइज होता है और सेट होने तक का जो राउंड ले रहा है, कि उस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा शार्प होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो उस समय देखा हमें कहाँ पर तो चाहिए, कहाँ पे हमें बचाव करना है। यदि हम उसी को ध्यान कर लें, तो आपका घर प्योर वास्तु के हिसाब से ही बन जाएगा और वहां से एनर्जी बनती है। और यदि आप उस एनर्जी के अंदर रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। यही वास्तु है और ये होना भी जरूरी है, इससे बीमारियों से भी आप बिल्कुल दूर रहेंगे। अच्छा सर, तो ये घर का जो एंट्री है वो ईस्ट साउथ एंट्री है, तो ये कैसा है? साउथ ईस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हर एंट्री जो है ना, हर डायरेक्शन की दो दो एंट्री अच्छी होती है। ठीक अच्छा। है। यदि मान लो दो एंट्री के अलावा तीसरी चौथी कोई भी एंट्री आ गई, तो हम एक रेमेडी के माध्यम से उनको बेटर बना सकते हैं। हाँ। आप उस हाँ। घर को किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को दिखाएं, जो कि एक्सपीरियंस हो, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, किताबों से पढ़ा नहीं, प्रैक्टिकल जिसको एक्सपीरियंस हो। दूसरा, हाँ। यदि वो एनर्जी चेक कर सके तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो हाँ। वहां की एनर्जी चेक करेगा। एनर्जी चेक करते ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत नहीं है। दूसरा, यदि वो रेमेडी करता है, तो रेमेडी करने के बाद एनर्जी पॉजिटिव हुई नहीं हुई, वो भी हाथ का चेक कर ले, तो हमें पता चल गया कि जो मैंने काम किया है वो कितना ठीक हुआ है। तो वो हाँ। चेक कर लेगा, तो आप आराम से वहां पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आए हुए हैं। जय जिनेन्द्र सर, my son is 7 years old and he doesn't take interest in studies. Whenever he is taught, he gets distracted within half an hour. देखिए, 7 साल का बच्चा है। पहली बात तो हमें इस पे क्या चीज ध्यान देनी है, इनका इंटरेस्ट क्रिएट कराना है, प्रेशर नहीं डाला बच्चों पे। उसका सोने का और सुबह जागने का टाइम एक तो अपने हिसाब से उसको ठीक करें। दूसरा, जब बच्चा सो जाता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को टीच करना शुरू कर दे। अब टीच करने का क्या तरीका है, जैसे बच्चा सो गया, उसके सिराने बैठ जाए। ये काम मदर भी कर सकती हैं और फादर भी कर सकते हैं। तो जैसे बच्चा सो रहा है, मान लो ये बच्चे का हेड है, तो मैंने क्या कर, पांचों उंगली को मिलाया और उसके माइंड पर मैंने ओम बनाना शुरू कर दिया। ओम ओम। आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आप खाना पीना खाते हैं, आप हेल्दी हैं, आप सबके साथ मिलकर रहते हैं। मतलब इस प्रकार से हम बच्चे को टीच कर रहे हैं।
जो हम चाहते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स इसका नाम है, नेगेटिव कुछ नहीं आता। कभी ये मत करना तू शरारती है, ये ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, आप कहाँ मानते हैं, आप दूध भी पीते हैं, आप हेल्दी हैं, आप पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं। तो इस तरह करके हम डेली उसके सबकॉन्शियस माइंड को टीच करना शुरू कर दें। और टाइम पीरियड वही 21 डेज का है। जब आप बार बार उसके सबकॉन्शियस माइंड को टीच करेंगे तो आप देखेंगे मिरेकल होगा, आप जो चीज चाह रहे हैं वो आपको अचीव हो जाएगी। और ये जो टीचिंग है कम से कम 5 मिनट करनी है। 5 मिनट से जितना ज्यादा आप कर सकते हैं आपके बच्चे के लिए अच्छा है। सर नमस्ते। नमस्कार सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। सर। 1 मिनट पहले मैं जो रिटर्न में है वो ले लूं, फिर मैं आपसे लेता हूँ प्लीज। ओके हाँ, सर। सुदेश जी पूछ रही है, बेटा है डेली ड्रिंक करता है और हंगामा भी करता है, मतलब उल्टा सीधा बोलता है, बहुत परेशान है। ओके, देखिए, यदि कोई भी पर्सन, यदि उसके अंदर कोई भी ऐसी बैड हैबिट है, चाहे वो ड्रिंक करता है, सिगरेट वगैरह पीता है, कुछ भी करता है, नॉन वेज अगर खाता है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है जो कि वो ठीक हो। मैं ड्रिंक वाले के लिए बात कर रहा हूँ। जो वो बोतल पीता है, आपके घर के अंदर बोतल होगी, वो बोतल ले और घर की डायरेक्शन निकालें। वो डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन। कंपास ले लें, कंपास लेकर अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएं और वहीं पर हाथ में रख के देखें कि मेरा साउथ साउथ वेस्ट कहां पर आ रहा है, और जहां पर आ रहा हो वहां पर उसकी बोतल को रख दें। यदि आपको लगता है कि ये ड्राइंग रूम में कहीं आ रही है, आपको कवर करना है, तो लकड़ी का कोई भी फ्रेम बनाकर उस बोतल के ऊपर फ्रेम कर दे जिससे दूसरे को दिखे ना। एक तो ये। दूसरा, उसका जो रूम है, जहां पर भी रूम है, उसका भी आप साउथ साउथ वेस्ट निकाल उस पर रखें। तीसरा, यदि वो ड्रिंक करता है तो बोतल घर में भी होनी चाहिए, वो घर से भी लेके जाता होगा। तो आजकल गाय का मूत्र मिलता है, पतंजलि शॉप पे जाएंगे तो उनसे कहना कि गाय मूत्र हमें दे दे। तो जो वो बोतल पीता है उसके अंदर गाय का मूत्र मिला दो और वो उसको दे दो। ये जो गाय का मूत्र है ये दवाई का काम करता है। जो उसका टेस्ट बना हुआ है, यानी कि उसकी बॉडी जो चाह रही है, वो धीरे धीरे यहाँ से दूर होना शुरू हो जाएगा और एक समय आएगा ये काम करना बंद कर। दूसरा तरीका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बच्चे के लिए कि बच्चे को टीच करना है, ऐसे ही आपको टीच करना है। आपका बेटा है या बड़ा है, शादीशुदा है, तो उसकी वाइफ भी कर सकती है। जब वो सो जाए, क्योंकि जब वो ड्रिंक करके सोता है तो उनको होश-हवास नहीं रहता, तो जब वो सो जाए, उसकी वाइफ, यदि वो कुंवारा है तो उनकी मदर फादर कर सकते हैं। जब वो सो जाए तो उसके दिमाग के पास बैठ जाए, माइंड के पास, और वही 5 उंगली करके उसको टीच करना शुरू कर दें। ओम बोलना शुरू कर दें उसको धीरे धीरे, और उसको टीच करना शुरू कर दें कि शराब एक गंदी आइटम है, मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं फैमिली के साथ मिलजुल कर रहता हूँ, और ये जो 7 व्यसन है मेरे से बहुत दूर हैं। तो इस प्रकार से उसको टीच करना शुरू कर दें। तीसरा, मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि पीली सरसों, आप पीली सरसों का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं कि पीली सरसों मंदिर के अंदर रखनी है और उस बच्चे के तकिए के नीचे आप पीली सरसों रखना शुरू कर दें, और ये कहते हुए कि ये बच्चा अब शराब नहीं पीता है, पिएगा नहीं, नहीं पिएगा नहीं, नहीं पीता है, ये करके आप जो है सरसों के दाने उसके तकिए के नीचे रखें, वहां से उसको एनर्जी मिलेगी। मेन हमारा मोटिव है कि इस दिमाग के अंदर हमें वो चीज फीड करनी है कि जो शराब है वो गंदी आदत है और मैं शराब नहीं पीता हूं। ये आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पवन जी कहते हैं
सर मैप देखने का तो इस समय मेरे पास समय नहीं होगा, वो हम बाद में देखेंगे। आप मुझे डायरेक्शन बता देते हैं तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैप नहीं देख पाऊंगा इस समय, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन आपका कौन पूछना चाह रहे थे? हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। सर ये आपके एक वेबिनार में आपने कहा था कि बच्चों को, जो प्रारंभिक शिक्षा वाले बच्चे हैं उनको अलग दिशा होनी चाहिए, और जो हाँ हायर एजुकेशन के बच्चे हैं उनका उनकी अलग दिशा होना चाहिए। हाँ हाँ। तो इसका क्या कारण है, कौन सी दिशा होनी चाहिए सर? देखिए ऐसा है, जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो जी, नेचुरली अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं, उन्हीं के साथ कमरे में सोते हैं। दूसरा, ठीक है। हमें उसको उनको रास्ता दिखाना है, ठीक है ना? नहीं, पढ़ाई के तो लिए किस दिशा में, पहली से 8वीं तक जो 14 साल तक के बच्चे हैं वो अलग कमरा में बैठेंगे, हाँ जी, और जो हायर एजुकेशन वो वाले हायर हैं स्टडी में आ वो गए। अलग हायर कमरा में स्टडी का बैठेंगे। मतलब होता है जी, कि वो बच्चा अपना टारगेट बना लिया है उसने, तो वो हायर स्टडी ठीक। में चला गया। पहले एक प्राइमर स्टडी है, प्राइमर के लिए आप नॉर्थ में, ईस्ट में, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों हल्की दिशाएं, एक कैप्चरिंग पावर हमें मिलनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी को हैबिचुअल होने में वो हेल्प करती है। फिर उसके बाद आप वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पकड़ लीजिए, वहां से उसको एजुकेशन मिलनी हो जाएगी, हायर स्टडी को इसको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जी, वहां पर टारगेट होता है कि मुझे ये अचीव करने के बाद आगे क्या है, बिजनेस या सर्विस में जाना है, तो वहां से अच्छा। उसको डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी, इसलिए अलग हो। अच्छा सर, एक प्रश्न और है। ब्रह्म नाभि विधि और कुर्म नाभि विधि, ये क्या होती है? दोबारा बताएं। ब्रह्म नाभि विधि और कुर्म नाभि विधि। कुर्ब? हाँ, कुर्म माने कछुआ। ब्रह्म नाभि विधि, ये ऊर्जा बढ़ाने की कोई विधियां है क्या प्राचीन सर वास्तु मुझे में? मुझे अभी एट प्रेजेंट इमीडिएट आइडिया नहीं है, मैं इसके बारे में पूछ के ही बता सकता हूँ अपने टीचर से, कहीं जी, से अपने ग्रुप में। तो आप मुझे ये लिख कर भेज दें व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ, यदि मुझे कहीं से पता चल पाता है क्या चीज़ है, कैसे वर्क करते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जिस चीज़ का मुझे ठीक है। ज्ञान नहीं ओके, है मैं थैंक्स। उसके लिए गलत नहीं बताऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं है इस चीज़ जी जी का, है जी, ओके, थैंक्स सर। ना? ओके सर। हाँ जी, सुदेश जी पूछ रहे हैं कि पीली सरसों कितने दिन तक रखनी है, जब तक वो अपनी आदत ना सुधार ले। और पीली सरसों तो वैसे भी अच्छी होती है, तकिए के नीचे रखो, एनर्जी देती है, पहले उसको सुधारेगी और उसके बाद उसको मेंटेन भी रखेगी कि इसके अंदर ये हरकत दोबारा ना आ पाए। तो पीली सरसों तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। और दूसरी, पीली सरसों को बाद में झाड़ू वगैरह में ही निकाल देते हैं, उसको ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कहीं रखनी है, तो ये आप कर सकते हैं। तो सभी बच्चों के लिए मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सभी बच्चे पढ़ें और अपना टारगेट इजीली अचीव करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।